Hello guys, welcome back again. Today's topic is ionization energy. So today we will discuss about ionization energy and its variation. So let's get started. What is ionization energy और ionization potential? तो ये दोनों या potential बोलो या energy, ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो पोटेंशियल पूछ सकता है या एनर्जी, दोनों का आंसर सेम है, दोनों एक ही बात है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखो, ये एक एटम है और इसमें से हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पास खींच करके रख रही है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना है, तो हमें जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। Process of removing electron from an atom, it is called ionization. It may be defined as the energy required to remove loosely bound electrons from an atom in the gaseous state. Gaseous state क्यों आया यहाँ पर? इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है? वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। अब उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये गैसियस स्टेट में क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, सॉलिड स्टेट में तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक पास होते हैं बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हम किस में? गैसियस स्टेट में। तो ये होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक और पॉइंट आता है कि सक्सेसिव एनर्जी क्या होती है। सक्सेसिव एनर्जी क्या होती है कि जैसे कि यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और जब हम जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो उस पर एक चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। फिर एक प्लस जो चार्ज आया उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? वो होगी सक्सेसिव एनर्जी। चलो इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। The successive ionization energy is defined as the energy required for the removal of second electron from the atom. Second electron को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं सक्सेसिव एनर्जी। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एटम है एम, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो एम पर क्या आ गया? +1 चार्ज आ गया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस प्लस एम को हमने यहाँ पर ले लिया और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इस पर पहले +1 चार्ज था, +2 चार्ज आ गया। अब ये क्या हो गई? ये हो गई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड है हमारा, इसमें हमने लिया अब हमने m +2 चार्ज को लिया। अब इसमें से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया और इस पर हमारा आ गया +3 चार्ज और इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये प्रोसेस कि इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड को निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सी एनर्जी बड़ी है और कौन सी एनर्जी छोटी है, मतलब कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो कैसे पता चलेंगे? जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे बड़ी है, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब सबसे ग्रेटर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ग्रेटर है, सेकेंड उससे छोटी और फिर फर्स्ट उससे भी छोटी। तो सबसे छोटी क्या है? ये। सबसे ज़्यादा ये। The third ionization energy is greater than second ionization energy is greater than first ionization energy.
तो अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है? तो एंडोथर्मिक वो होती है जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हों और हमें उस रिएक्शन में एनर्जी को देना पड़े, एनर्जी को सप्लाई करना पड़े, तो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन को होते टाइम उसमें से एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी बाहर निकले, मतलब उसमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, बाहर निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब भी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक, क्योंकि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करनी पड़ती है? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे साइज ऑफ एटम। एटम के साइज पर आयोनाइजेशन एनर्जी, एटम के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी का? तो द लार्जर एटॉमिक साइज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही हमें उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। कैसे? कि ये हमारा यहाँ पे ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी, तो न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है? इसको एकदम पकड़ के रखा है, तो हमें जब इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी जगह पे आप देख रहे हो कि ये एक और एटम है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है उससे काफ़ी दूर है, क्योंकि ये बड़ा एटम है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो यहाँ पर जब हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़रा दूर है, तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और कम एनर्जी में ही वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये दे रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। एटम के साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, साइज जितना छोटा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल। ये है सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एटम इन द इनर सेल। तो इसका मतलब क्या है? द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम देनी पड़ेगी। कैसे? कि देखो यहाँ पर ये एक मैंने एटम बना रखा है, इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4 हैं, तो ये 4 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कम रिपल्सन। तो जब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस खींचने की कोशिश करेगा तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको दूर भगाएंगे, जैसा कि हमने सील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था। सील्डिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका न्यूक्लियस से लेस अट्रैक्शन होता है, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सन होता है। क्योंकि ये सेम चार्ज हैं तो रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा दूर भगाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो उतनी ही हमें ज़्यादा एनर्जी देनी, उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उसकी वजह से ये क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले ये ज़्यादा दूर भगाएंगे, यहाँ पर कम है तो ये कम दूर भगा पाएंगे, तो जो न्यूक्लियस है वो आसानी से इनको पकड़ लेगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इजीली पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे, तो एटम बड़ा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो एटम क्या होगा? एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और अभी हम पढ़ के आए कि जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी पर? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे ये 2 एटम बना रखे हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम पर कितने प्रोटॉन्स हैं उसको ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ 3
चार्ज है, 3 प्रोटॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन्स हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे ये इनमें इनमें कम पावर है क्योंकि ये 3 है। यहाँ पर बहुत सारे ये हमारे जो प्रोटॉन्स हैं तो ये इजीली उसको खींच के रख लेंगे। ये थोड़ा इनको मतलब ये इनमें लेस अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इनमें बहुत ज़्यादा लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो जैसे जैसे हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से उसको पकड़ के रख लेंगे इलेक्ट्रॉन को। जितने कम यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे उन्हें उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये उतने अच्छे से नहीं पकड़ के खींच पाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। 4th पॉइंट है यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एंड हैंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड मतलब जैसे P में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 3। D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं तो यहाँ पे 5। F में 14, तो हाफ मतलब 7। फुल मतलब P में 6, D में 10, F में 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल हमारे हाफ फिल्ड होंगे और फुल फिल्ड होंगे उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिनमें जो हमारे जैसे अगर P में 2 होंगे तो वो इजीली निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। लेकिन अगर P हाफ फिल है, 3 है, या फिर फुल फिल है, 6 है, तो उनको हमें बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। 5th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ sp d एंड f इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर sp d ऑफ f इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होता है, p उससे थोड़ा सा दूर होता है, d उससे थोड़ा सा दूर होता है, f उससे दूर होता है। मतलब जितना ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो S को सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, P को उससे कम देनी पड़ेगी, D को उससे कम देनी पड़ेगी, और F को सबसे ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब इसके देखते हैं वेरिएशंस। तो अब हमने इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिए, अब हम इसके वेरिएशंस देखते हैं। तो ये आ गया वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट वेरिएशन है हमारा अलोंग द पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इनका जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, न्यूक्लियर चार्ज के। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पर अगर चार्ज बढ़ेगा तो वो उतनी ही ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब ज़्यादा, यहाँ कम देनी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा। तो मतलब जो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अलोंग द पीरियड जाने पर इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, मैंने ये एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये कहा क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। वैसे भी आप सोच सकते हो कि अगर अलोंग द पीरियड हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है तो अलोंग द ग्रुप तो वो वैसे भी डिक्रीज होगी। भाई जब इधर जाने में इंक्रीज हो रही है तो इधर आने में तो वो डिक्रीज होगी। क्यों होगी? नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर S है, यहाँ P है, या D है, या F है। SPDF का मतलब क्या है, S है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, S को निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। P एटम का साइज बढ़ा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। D और ज़्यादा एटम का साइज बढ़ा और कम एनर्जी देनी पड़ेगी। F बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया एटम का तो हमें बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम। अलोंग द पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो रही है, इंक्रीज। अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज।
तो आई होप कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्लियर हो गया अच्छे से और इसके वेरिएशंस भी क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।